टैक्सइन.इन में आपका स्वागत है। मैं हूं सीए साहिल राखेचा और आज हम बात करने वाले हैं ई इनवॉइस से रिलेटेड कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है कि धीरे धीरे फेज वाइज मैनर में ई इनवॉइस जो है अलग अलग टैक्स पेयर पे अलग अलग टाइम तक लागू हो गया है। अब 1 अप्रैल 2022 से जो उन्होंने लिमिट बढ़ाई है टर्नओवर की, वो 20 करोड़ के ऊपर के लोगों पे लगा दी गई है। यानी कि एक लार्ज चंक ऑफ टैक्स पेयर्स जो है वो अब ई इनवॉइस बनाएंगे और ई इनवॉइस से जूझेंगे। तो उससे रिलेटेड जो लोगों के मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, या अगर आप बना रहे हैं ई इनवॉइस तो आपके प्रोसेस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसके बारे में हम एक बार डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लोगों के मन में रहता है वो ये रहता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें इनवॉइस रजिस्टर करना है। तो एक तो चीज़ आपको पता होगी कि आपका अगर टर्नओवर जो है 2017-18 और उसके बाद किसी भी सालों में 20 करोड़ से ऊपर है तो आपको ई इनवॉइस बनाना रहेगा। साथ ही साथ आप ई इनवॉइस पोर्टल, जो कि यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, उस पर भी जाके चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप सर्च जाएंगे और ई इनवॉइस स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर में अपना जीएसटी डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करना है और आगे से आपको ई इनवॉइस बनाना है। ठीक, तो टर्नओवर क्या माना जाएगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मिनिमम थ्रेशोल्ड जो दिया गया है, जो कि अलग अलग समय पर अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे। पहले 500 आया था, 500 सीआर से ऊपर जो है उनको ई इनवॉइस बनाना था, फिर 100 सीआर, फिर 50 सीआर, फिर अब 20 सीआर से ऊपर जो है उनको ई इनवॉइस बनाना है। और वो कौन सा देखना है कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर 17-18 के बाद का कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो है, अगर आपके उस किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर हुआ है तो 1 अप्रैल 2022 से आपको कंपलसरी ई इनवॉइस बनाना है। अब ये है कि आप पोर्टल में गए, आपका स्टेटस जो दिखा रहा है वो नॉट एलिजिबल फॉर ई इनवॉइस बता रहा है, तो आपको इस पोर्टल पे ही, मतलब ये गलत बता रहा है पोर्टल, तो हो सकता है पोर्टल की कुछ दिक्कत हो। तो उन्होंने एक सुविधा प्रोवाइड करी है पोर्टल पे कि आप सेल्फ रजिस्टर कर लीजिए। इनवॉइस पोर्टल पे जाइए और वहाँ पे रजिस्ट्रेशन ई इनवॉइस इनेबलमेंट कर लीजिए। उस प्रोसेस के बाद आप खुद इजीली अपने जीएसटी से ई इनवॉइस बना सकते हैं। क्या ई इनवॉइस बनाना वॉलंटरी है? कुछ लोगों का क्वेश्चन ये रहता है। मतलब कि अगर 20 करोड़ से कम का भी टर्नओवर है मेरा, तो क्या मैं ई इनवॉइस बना सकता हूँ आईआरपी पोर्टल से, यानी कि ई इनवॉइस पोर्टल से? तो ये है कि नहीं, वॉलंटरी नहीं है। आप ई इनवॉइस नहीं बना सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से कम का है। धीरे धीरे जो लग रहा है सरकार की नीति को देख के कि धीरे धीरे वो हर टैक्स पेयर को ई इनवॉइस पोर्टल के दायरे में, आईआरपी के दायरे में लाने वाले हैं। अब आपसे बता दूं कि अगर टैक्स पेयर जो है जीएसटी जो है वो आईएसडी का है या एससीजेड का है या टीडीएस टीसीएस काटने का है या यूआईएन वाला है अगर जीएसटी, तो क्या आपको ई इनवॉइस पोर्टल पे रजिस्टर करना है और उसके आगे ई इनवॉइस बनाना है? तो नहीं, इस टाइप के लोगों को ना तो इनवॉइस बनाने के लिए एग्जाम कर दिया गया है और ये अलग से प्रॉपरली दिया गया है। अगर मेरा टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड से कम है बट फिर भी पोर्टल पे जो है वो इनेबल दिखा रहा है कि मेरे को ई इनवॉइस बनाना है, तो मेरे को क्या करना रहेगा? ऐसा हो जाता है कि पोर्टल की दिक्कत होती है और आपको टर्नओवर कम है उसके बावजूद भी। तो वैसे तो पोर्टल कैलकुलेट कैसे करता है, तो आपका जो रिटर्न डाटा है, जो आपका GSTR 1-3B का जो डाटा है, उसे कंपाइल करके वो डिसाइड कर लेता है कि आप लायक हो, मतलब आप एलिजिबल हो या नहीं हो ई इनवॉइस बनाने के लिए। फिर भी कुछ गलती हो सकती है रिटर्न डाटा में या उनके कैलकुलेशन में, पोर्टल की गलती हो सकती है। तो आप एक ग्रीवांस फाइल कर लीजिए जीएसटी कॉमन पोर्टल पे, और मेरा ये मानना है कि कुछ दिनों में, 2-4 दिनों में आपका ये ग्रीवांस, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपको ई इनवॉइस अगर नहीं बनाना है तो आपको ई इनवॉइस इनेबलमेंट वो हटा देंगे ई इनवॉइस पोर्टल से। अब किस तरीके से, जैसे किसी का टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है या कम है, एक जनरल में बताना चाह रहा हूँ कि किस टाइप से इनवॉइस बना सकते हैं। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, बट बेसिकली मैं जो सबसे बेनिफिशियल तरीका एक टैक्स पेयर के लिए देखता हूँ तो उसका ईआरपी अगर इंटीग्रेटेड है ई इनवॉइस पोर्टल से और उसके तहत वो ई इनवॉइस बनाता है तो बहुत इजीली एक क्लिक में, बहुत आसानी से, मिनटों का खेल रहता है ई इनवॉइस बनाना। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बट एक बार आपको प्रोसेस तय हो गया है, आपके ईआरपी में वो फैसिलिटी हो गई है तो।
ऑफलाइन तरीका भी दिया गया है। अगर आपका ERP सिस्टम, ERP यानी कि आपका अकाउंटिंग सिस्टम आपको हेल्प नहीं कर पा रहा है तो आप ऑफलाइन तरीके से भी बल्क जनरेशन कर सकते हैं, या अदर टूल्स रहते हैं उनकी सहायता से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको मोबाइल एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड की गई है, उसके तहत भी आप एक ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं बिल वाइज। बट मेरा ये कहना है कि अगेन आप आपके इस टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ कीजिए, चाहे टैली हो, सैप हो या ओरेकल हो, कैसा भी सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, आप तो इस टाइप से करें कि वो इंटीग्रेटेड हो इनवॉइस पोर्टल से, ताकि आपका इनवॉइस बनाना जो है बहुत ईजी प्रोसेस हो, एक क्लिक में ही आपका काम हो जाए। अब एक क्वेश्चन जो है, ये वाला पार्ट भी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही डील कर लिया है। क्या किसी ने ई-वे बिल में जो है लॉगिन आईडी रजिस्टर कर लिया है तो सेम क्रेडेंशियल रहेंगे ई इनवॉइस के? बिल्कुल सेम क्रेडेंशियल रहेंगे। एक्चुअली ई इनवॉइस पोर्टल और ई-वे बिल पोर्टल जो है वो NIC, गवर्नमेंट की एजेंसी है NIC, वो ऑपरेट करते हैं। तो किसी भी एक का क्रेडेंशियल अगर ई-वे बिल में आपने रजिस्टर कर लिया है तो सेम क्रेडेंशियल आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ई इनवॉइस में पहले आपने रजिस्टर कर लिया है तो ई-वे बिल पोर्टल के लिए आप वही यूज़र क्रेडेंशियल करके लॉगिन आईडी पासवर्ड यूज़ करके आप काम कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। अगर आपने GST पोर्टल में किया है रजिस्टर्ड तो भाई उसका जो क्रेडेंशियल्स है यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो ई-वे बिल और ई इनवॉइस के लिए नहीं होएगा, उनके लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा। हालांकि अगर ई-वे बिल पोर्टल में आपने रजिस्टर कर लिया है तो वापस से ई इनवॉइस पोर्टल में सेम क्रेडेंशियल यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या आपको अलग से इनवॉइस IRP पोर्टल में जनरेट करना पड़ेगा? ये एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है। लोगों को ये वाली बात बहुत दिक्कत है कि मेरे को अब जो ई इनवॉइस है, मतलब मेरे को इनवॉइस जो है ई इनवॉइस पोर्टल पे यानी कि IRP पे बनाना पड़ेगा। वेल, ये जो बात है उसमें मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं होएगा। आपको इनवॉइस आपके ERP सिस्टम से जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाना है, मतलब प्रिंटेड PDF कॉपी में जैसा बनाते हैं वैसे बनाना है। सिर्फ आपको आपका इनवॉइस जो है वो रजिस्टर IRP में करना है। बस इतनी सी बात है कि आपको रजिस्टर इनवॉइस पोर्टल पे यानी कि IRP पे रजिस्टर करना है, और आपको फिर वो उठा के एक IRN नंबर दे देंगे और एक QR कोड दे देंगे। उस QR कोड को आपको अपने जो बिल में एक जगह पे अटैच करना है, इस तरीके से आपके फॉर्मेट में ऐड करना है। उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। और ये ई इनवॉइस पोर्टल आपको इनवॉइस बना के नहीं देगा, बस आपका बना हुआ इनवॉइस जो है उसे रजिस्टर करना रहेगा, यानी कि तुरंत रियल टाइम पे आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कोई भी आप इनवॉइस बना रहे हैं तो ई इनवॉइस पोर्टल को। दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है उसके अलावा। क्या मैंने जो एक इनवॉइस है रिपोर्ट कर रखा था IRN में, उसका IRN भी जनरेट कर लिया, तो क्या मैं उसमें अमेंडमेंट कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं अमेंडमेंट IRN पॉसिबल नहीं है, यानी कि आपने बिल में कुछ चीज़ें गलत डाली है या ई इनवॉइस बनाते वक्त आपने गलत चीज़ें आपके से गलती से इनपुट हो गई है, गलत डाटा फील्ड भर गया है, जो भी हुआ है, तो आप अमेंडमेंट नहीं कर सकते। आपको वो जो है या तो आपको ई इनवॉइस कैंसिल करना पड़ेगा, साथ ही साथ ओरिजिनल इनवॉइस भी उसके साथ कैंसिल करना पड़ेगा और नया इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो जो चेंजेस जो हैं वो फिर जब आप GSTR 1 भरेंगे तो GST पोर्टल पे आप वो चेंजेस कर देंगे। हाउएवर, इस टाइप की चीज़ों को, इस टाइप के चेंजेस को, इस टाइप के बदलाव को कि ई इनवॉइस में अलग डाटा जा रहा है और GSTR 1 में अलग डाटा जा रहा है, वो प्रॉपर ऑफिसर बहुत निगरानी रखेगा इस चीज़ की, क्योंकि इसमें गड़बड़ी होने का शक है, टैक्स इवेजन होने का शक रहता है। तो इन इन्फॉर्मेशन को, तो ऐसी गलती करने से भी बचे। आपसे एरर हुई है, आप फ्रॉड नहीं करना चाहते टैक्स इवेजन सिस्टम से, तो ये गलती करने से बचे। बिल्कुल ये ध्यान रहे, नहीं तो आपका केस असेसमेंट में खुलने के चांसेस रखता है। टाइम लिमिट क्या है आपको ई इनवॉइस बनाने की, यानी कि IRN जो है वो जनरेट करने की क्या टाइम लिमिट रहती है? तो मैं आपको बता दूं कि ये रियल टाइम बेसिस पे, जैसे ही आपने इनवॉइस बनाया वैसे ही आपको ई इनवॉइस बनाना है। यानी कि मैं अगर दूसरे शब्दों में बोलूँ कि आप इनवॉइस जो बनाया है और आप सामने वाली काउंटर पार्टी को आप इनवॉइस दे रहे हैं, यानी कि आपके कंज्यूमर हो, आपके जो सामने वाली परचेज़र है उसको आप दे रहे हैं इनवॉइस, तो बिफोर इशूइंग इनवॉइस टू हिम आपको तो ई इनवॉइस बनाना है, QR कोड चस्पाना है उस इनवॉइस में, और फिर
और फिर सामने वाली पार्टी को देना। या मूवमेंट ऑफ गुड्स कर रहे हैं तो प्रोसेस मूवमेंट करने से पहले ही आपका इनवॉइस बन जाना चाहिए, यानी कि रियल टाइम। आप ये सोचें कि 24 घंटे का टाइम है, 48 घंटे का टाइम है, कोई टाइम नहीं है आपके पास। आपको तुरंत प्रोसेस करने से पहले, यानी कि अदर पार्टी को देने से पहले, मूवमेंट ऑफ गुड्स होने से पहले आपको इनवॉइस बनाना पड़ेगा। अगर कोई मिस्टेक हो गई है इनवॉइस में और आपने IRN बना लिया है तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसका प्रोसेस ये है कि आप जो है IRN भी कैंसिल करिए, साथ ही साथ ओरिजिनल इनवॉइस भी कैंसिल करिए। क्यों? क्योंकि डॉक्यूमेंट नंबर जो रहता है, जो इनवॉइस नंबर रहता है, वो आप रीयूज़ नहीं कर सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल इनवॉइस भी कैंसिल होएगा। साथ ही साथ आपको उसके जगह नया इनवॉइस बनाना पड़ेगा और उसका नया इनवॉइस नंबर होगा और नया IRN बनाना पड़ेगा, यानी कि नया इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा। क्या टाइम लिमिट है कैंसिल करने की? तो आपके पास इनवॉइस है तो आपके पास कितना टाइम है, तो आपके पास 24 घंटे का टाइम रहता है, आप कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही साथ IRP जो पोर्टल है, यानी कि इनवॉइस पोर्टल है, वो कितने समय तक आपके जो इनवॉइस बनाया है तो IRN कितने समय तक होल्ड करके रखेगा। तो आपके पास सिर्फ 2 दिन का समय रहता है, तो आप तुरंत डाउनलोड करें। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप जो QR कोड रहेगा और IRN डाटा रहेगा वो तुरंत डाउनलोड करके रख लीजिए आपके ERP सिस्टम में, क्योंकि वो 2 दिन बाद इरेज हो जाता है। ये डाटा होल्डिंग साइट नहीं रहेगी आपकी, ये इरेज हो जाएगी डाटा। तो आप ये आपके ERP सिस्टम में ऐसे फीचर्स डलवा सकते हैं कि आपके पास पूरा डाटा आपके पास तुरंत रियल टाइम में आता रहे। क्या टैक्सपेयर जो है वो IRN जनरेट कर सकता है ई-वे बिल जनरेशन के बाद? वेल आइडियली सबसे पहले आपको इनवॉइस बनाने के बाद ई-इनवॉइस बनाना चाहिए, फिर उसके बाद ई-वे बिल उसके ऊपर बनाना चाहिए। ये ऐसा ही प्रोसेस होना चाहिए, मतलब सबसे पहले आपका ई-इनवॉइस बनेगा, फिर ई-वे बिल बनेगा। और अगर आपको IRN कैंसिल करना है तो सबसे पहले आप ई-वे बिल कैंसिल करोगे, फिर IRN यानी कि इनवॉइस बाद में कैंसिल करोगे। तो आपको ये प्रोसेस समझना आना चाहिए कि पहले क्या होना चाहिए और बाद में क्या होना चाहिए, नहीं तो फिर आप दिक्कत में हो जाओगे। यानी कि ई-वे बिल जो है वो जनरेट तभी होएगा जब आप पहले IRN बना दें, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए। अब ई-वे बिल में आपके पास जब बना रहे हैं तब जब आपने ई-इनवॉइस बनाया तब आपके पास ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स नहीं है। फिर ई-वे बिल कैसे जनरेट होएगा? तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप पार्ट ए बना लीजिए उसका, या फिर सिर्फ इनवॉइस बना लीजिए, सिंपल इनवॉइस बना लीजिए और IRN ले लीजिए, और बाद में पार्ट ए बना लिया है, बाद में ट्रांसपोर्टेशन डिटेल बना लीजिए। ये वाला प्रोसेस आप कर सकते हैं अगर IRN जो है वो मैंने कैंसिल कर दिया है किसी पर। तो ई-वे बिल क्या ऑटोमेटिकली कैंसिल होएगा? एक क्वेश्चन है, नहीं, ई-वे बिल को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, फिर IRN कैंसिल होएगा। हाउएवर ये बात तो आपको पता ही है कि ई-वे बिल अगर वेरीफाई कर लिया है किसी ऑफिसर ने तो फिर आप उस ई-वे बिल को कैंसिल नहीं कर सकते हो। यानी कि माल रोक के वेरीफाई कर लिया है इनवॉइस और ई-वे बिल तो किसी प्रॉपर ऑफिसर ने, तो फिर आप 20 रास्ते में आप उस समय आप नहीं कैंसिल कर सकते ई-वे बिल, और इस में IRN भी आप कैंसिल नहीं कर सकते हो, यानी कि इनवॉइस भी आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। क्या मेरे को प्रिंट करना पड़ेगा ई-इनवॉइस और मेरे फॉर्मेट में कैसे मैं करूँगा? तो आपका फॉर्मेट जो है उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो फॉर्मेट है वैसा ही का वैसा ही फॉर्मेट रहने दीजिए, यानी कि आपका लोगो, आपके टर्म्स एंड कंडीशंस, आपका जो फीचर रहता है वैसा का वैसा रहने दीजिए। इसमें बस आपको जो QR कोड जो मिलेगा ई-इनवॉइस पोर्टल से वो एक जगह पे रखना पड़ेगा। अब ये QR कोड कितना बड़ा होना चाहिए, कैसे प्रिंट होना चाहिए, और साथ ही साथ सिर्फ QR कोड नहीं देता है ई-इनवॉइस पोर्टल, IRN नंबर भी देता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर भी देता है, डेट भी देता है। तो क्या इन सबको भी प्रिंट करना है? तो पहला क्वेश्चन ये है कि QR कोड जो है वो इनवॉइस पे आपको एक्सट्रैक्ट करके प्लेस करना है कहीं ना कहीं अप्रोप्रिएट जगह, और साइज़ ऐसा होना चाहिए कि कोई भी मोबाइल डिवाइस हो आपके पास तो वो स्कैन कर ले, यानी कि ज़्यादा छोटा और ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, एक अप्रोप्रिएट साइज़ का होना चाहिए। साथ ही साथ ये आप ध्यान रखिए, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि गलती मैंने देखी है लोग करते हुए, कि सेपरेट पेपर पे आप ये QR कोड प्रिंट करके और स्टेपल नहीं कर दीजिए, आप उसी इनवॉइस में कई जगह बना के उसे प्लेस कीजिएगा। साथ ही साथ एक और चीज़ जो है कि IRN नंबर या एक्नॉलेजमेंट नंबर या डेट जो है उन्हें प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ERP सिस्टम में ये डाटा अपने
रेफरेंस पर्पज़ के लिए रख सकते हैं। क्या B2C के लिए भी IRN नंबर यानी कि ई इनवॉइस जनरेट करना पड़ेगा? तो ये बात क्लियर है कि B2C इनवॉइसेस जो हैं उनके लिए ई इनवॉइस बनाना नहीं है, ऑप्शनल भी नहीं है, नहीं है आपके पास, आप नहीं बना सकते हैं। हाउएवर ये कंफ्यूज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये देखा है कि 500 CR से ऊपर डायनेमिक QR कोड बनाना रहता है B2C इनवॉइसेस में भी, तो वो आप बनाते रहिएगा, वो अलग है B2B रिपोर्टिंग से, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या ई कॉमर्स एंटिटी जो है वो खुद ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं जो सेलर्स हैं उनके प्लेटफॉर्म में बेचते हैं? हाँ बिल्कुल, इनको करना है। ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है वो ई इनवॉइस अपने सप्लायर, मतलब उनके थ्रू जो सप्लाई कर रहे हैं उनके लिए वो ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। RCM के केस में क्या होएगा? RCM अगर केस है तो ई इनवॉइस कैसे जनरेट होएगा? तो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो B2B RCM हो सकता है या B2C RCM हो सकता है। तो B2B केस में सप्लायर जो रहता है जिसके ऊपर टैक्स की लाइबिलिटी नहीं आती है, RCM ही होता है कि टैक्स की लाइबिलिटी रेसिपिएंट पे आती है। तो B2B केस में जो सप्लायर रहता है उसे ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा अगर वो नोटिफाइड है तो, ठीक है, और वो बनाएगा तो उसकी ज़िम्मेदारी है, यानी कि टैक्स पेयर जो है रेसिपिएंट उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वहीं B2C में रेसिपिएंट को सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ती है, तब भी उसे IRN नहीं बनाना रहेगा, ये क्लियर कर दिया गया है। जैसे कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी का ब्रेकडाउन हो जाता है, फेलियर हो जाता है, और आपने बताया है कि ई इनवॉइस तो रियल टाइम पे बनाना पड़ेगा और वो भी ई इनवॉइस पोर्टल पे बनाना पड़ेगा, यानी कि इंटरनेट की ज़रूरत है, तब अब हम क्या करेंगे? हमें तो सामने वाले को इशू करना पड़ेगा बिल, या फिर मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, अब क्या करेंगे? तो इसके लिए मैकेनिज़्म जो है सरकार लाने वाली है, और वो आपको समय पे इस चैनल में बता दिया जाएगा कि कोई इस टाइप का मैकेनिज़्म आया है कि नहीं आया है। लेकिन आज के समय पे ये प्रॉब्लम खड़ी है कि इस पर क्या करना है, इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट अगर बनाए हैं तो ऑब्वियसली उसके बैक एंड पे कोई इनवॉइस होगा, तभी उसके रेफरेंस में क्रेडिट नोट डेबिट नोट है। तो क्या अभी इनवॉइस पोर्टल पे ऐसा कोई वैलिडेशन है कि आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस वैल्यू का वैलिडेशन होएगा तभी क्रेडिट नोट डेबिट नोट बनेगा? तो प्रेजेंटली अभी कोई ऐसा लिंकेज या कोई ऐसा वैलिडेशन नहीं है, आप बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मतलब चेकिंग आपको खुद के लेवल पे ही करनी पड़ेगी, ई इनवॉइस पोर्टल आपको चेकिंग करके नहीं देगा आपके क्रेडिट नोट डेबिट नोट की। इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन जो है वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा ई इनवॉइस पोर्टल? तो भाई वो स्टेट कोड जो है उसके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई करेगा, उस पे प्लेस ऑफ सप्लाई वो डिटरमाइन कर लाएगा, यानी कि सप्लायर का स्टेट और स्टेट कोड जिसमें वो प्लेस ऑफ सप्लाई कर रहा है, इन दोनों के बेसिस पे वो प्लेस ऑफ सप्लाई या तो इंटरस्टेट होगा या इंटरस्टेट होगा, वो कर लेगा। अब ई इनवॉइस बनाते समय कुछ माइनर वेरिएशन हो जाता है कैलकुलेशन का, यानी कि राउंडिंग ऑफ का इशू आ जाता है या कुछ प्लस माइनस हो जाते हैं, तो वैलिडेशन एरर आ जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि इतने समय में इन्होंने टॉलरेंस लिमिट बढ़ा दी गई है, यानी कि छोटी मोटी वैलिडेशन एरर आ रही है तो इजीली वो तो भी वो ई इनवॉइस पोर्टल रजिस्टर कर रहा है। होपफुली ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो हैं जो ई इनवॉइस से रिलेटेड है, एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से 360 व्यू दिया है कि क्या क्या दिक्कत आपको आ रही होगी या आ सकती है। ये वाले चीज़ जो है ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में एड्रेस करने की कोशिश की गई है। आपको और भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख के दीजिए, तो मैं आपको उसका आंसर देने का प्रयास करूँगा।